आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, आपको ये एरोमेटिसिटी का पूरा डीपीपी दिया गया था और हाइपर कंजुगेशन भी आपको दिया गया है। तो आप याद रखें, एरोमेटिसिटी बना लें, हाइपर कंजुगेशन बना लें। उसके बाद फिर जो आपके पास डाउट क्रिएट होता है, जैसे आज डिस्कस किया, आप क्वेश्चन वैसे ही है ना, जरूर पूछते रहिए, लेकिन फटाफट खत्म कीजिए। आज हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के पास डिस्कशन, आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो मेनली बेस्ट है कार्बन के फ्री रेडिकल के ऊपर। कार्बन के फ्री रेडिकल के ऊपर चलो जी, जरा सोच के बताओ, कुछ रिवीजन कर लेते पीछे वाला। बॉन्ड फिजन कितने तरह का होता है? बॉन्ड का फिजन कितने तरह का होता है? बोलो। दो टाइप का। दो तरह का। दो तरह का होता है। कौन कौन सा बॉन्ड फिजन होता है? बोलो फटाफट। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। बताओ जरा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किस तरह के बॉन्ड फिजन में होता है? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक में। और अगर हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा तो कैसा होगा? ग्रुप सारा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो वैसे केस में होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए आज हम लोग उसी फ्री रेडिकल से एसोसिएटेड रेडिकल बनाएंगे और उसके स्टेबिलिटी को जानेंगे। एक बहुत सिंपल सा वर्ड्स है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता कैसे चलेगा कि फ्री रेडिकल कब बनेगा, क्योंकि एक बार जब स्टूडेंट को ये पता चले कि फ्री रेडिकल कब बनेगा तब ना डिस्कशन होगा। तो बहुत सारा अनसुलझा क्वेश्चन जो दिमाग में है उसको सुलझाना है, और फाइनली हम लोग को पढ़ना है कि अलग अलग रेडिकल बनेगा तो उसका स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन रेडिकल ज्यादा स्टेबल है और कौन रेडिकल कम स्टेबल है। ये तुम्हारे आज के क्लास का थीम है। तो देखिए, हम लोग को जैसे लास्ट टाइम हम लोग कार्बोकेटाइन डिस्कस किए थे, दैट कार्बोकेटाइन विल फॉर्म आफ्टर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। सिमिलरली अगर हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में जो आपको सिखाया गया था वो ये था कि आउट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप अपने साथ लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपने साथ लेके जाएगा। मेरा एक सजेशन है, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ऑर्गेनिक में अगर दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाना है तभी आप एरो ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर ऑर्गेनिक में कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाना है तो हाफ एरो ड्रॉ होता है। इसको हम लोग फिश एरो भी कहते हैं। तो बिकॉज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में आउट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम लेके जाता है, इसलिए हम है ना यहाँ फिश एरो का सहारा लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो हमारे पास ये कार्बन बन के तैयार होगा जिसके पास तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, और हम लोगों के पास एक डॉट भी मौजूद है। अच्छा, डॉट का मतलब यहाँ बिल्कुल ना समझे कि ये कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये मेरा रेडिकल निगेटिव चार्ज है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप अगर इसका फॉर्मल चार्ज निकालिएगा तो जीरो आएगा। तो याद रखना ये इलेक्ट्रिकली एक न्यूट्रल स्पीशीज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से नहीं मिला है। बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन वो दिया था वही इलेक्ट्रॉन वो वापस लिया है, कहीं बाहर से उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? yes, इसलिए इवन उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो बी केयरफुल। आधा से ज्यादा स्टूडेंट, क्या लगभग मान लो 80% स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि वहां एक डॉट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है तो आप माइनस लिख दिए। नहीं, ये डॉट है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं, इस वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आप जब इस पर्टिकुलर कार्बन के फ्री रेडिकल को ऐसे अगर ऑर्बिटल फॉर्म में दिखाएंगे तो इसका एक पी ऑर्बिटल होगा जिसमें एक अकेला ये ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, अकेला ये ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसी को आप कार्बन का फ्री रेडिकल कहते हैं। कार्बन के फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। बोलेगा सर एक ऑर्बिटल तो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। इसलिए कार्बन फ्री रेडिकल का भी हाइब्रिडाइजेशन वही होता है जो कार्बोकेटायन का होता है, sp2 sp2 sp2। स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर। कार्बन फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज। इज दिस क्लियर? आवाज आ रही है आप लोग को? yes, ठीक है, अब देखो
कार्बन फ्री रेडिकल बना कैसे, तो वो बना है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से। वो बना कैसे है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना है, जिसमें बॉन्ड टूटा और एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग सेक्शन है, जो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, अगर हम उसको क्लियर नहीं करें तो हम हमेशा डाउट में रहेंगे, हाँ, कि आखिर यहाँ हुआ क्या, हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करना है, और कैसे पता चलेगा कि किसी दूसरे केस में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करना है। देखे ना, पिछले केस में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन था, दोनों इलेक्ट्रॉन जी लेके चला गया तो सी पे प्लस आ गया। अभी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दिए तो सी पे डॉट आ गया। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो याद रखिए कि ये हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप पढ़ रहे हैं, नाम है उसका फ्री रेडिकल प्रमोटर। मतलब कुछ ऐसा कंडीशन या कुछ ऐसा स्पीसीज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, जो अगर किसी रिएक्शन में लिखा है तो आप मेंटली तैयार हो जाइए कि हमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सहारा लेना है। अगर ये सब स्पीसीज आपको किसी रिएक्शन में दिख जाए, एरो के ऊपर दिख जाए या कंडीशन के अंदर कहीं लिखा हुआ मिल जाए, तो आप मेंटली तैयार रहिए कि आपको फ्री रेडिकल के थ्रू चलना है। उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल प्रमोटर। सबसे पहला चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोक्साइड्स। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें लिख दिया गया है कि टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स किसको कहते हैं, क्या कोई बता सकता है? रेडॉक्स में आप लोग पढ़े होंगे। कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बंधा होता है, उसको पेरोक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, इधर भी कोई ग्रुप होगा, मान लो आर ग्रुप है, इधर भी कोई एक आर ग्रुप है, लेकिन मेन फोकस तुम्हारा ये जगह होना चाहिए, मेन फोकस तुम्हारा ये ऑक्सीजन वाला जगह होना चाहिए। कोई भी ऐसा स्पीसीज जहां दो ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से बंधा हो, याद रखना उसको पेरोक्साइड कहते हैं। और इस तरह के लिंकेज को आप पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो कभी भी अगर कोई रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, जैसे कोई तुमको बोलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में रिएक्शन हो रहा है, कोई बोलेगा बेंजोइल पेरोक्साइड में रिएक्शन हो रहा है, कोई बोलेगा हाइड्रो पर ऑक्सी एसिड में रिएक्शन हो रहा है, तो आप मेंटली तैयार रहिए कि पेरोक्साइड लिंकेज अगर है तो वो रिएक्शन बेसिकली फ्री रेडिकल के थ्रू चलता है। पहला चीज। दूसरा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि ये सनलाइट में हो रहा है, या लिखा रहेगा कि अल्ट्रावायलेट लाइट में हो रहा है, या लिखा रहेगा कि HNU या फोटोन के प्रेजेंस में हो रहा है, और कुछ नहीं तो ऐसे हीट का सिंबल डेल देके हाई टेम्परेचर मेंशन रहेगा। ठीक है, अगर कुछ भी इन चारों पांचों में से मेंशन है, जैसे सनलाइट, ये रिएक्शन सनलाइट में हो रहा है, इस रिएक्शन में अल्ट्रावायलेट लाइट का जरूरत है, इसमें फोटॉन्स चाहिए, या ये रिएक्शन काफी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, mentally you should be prepared because this reaction goes to takes place through free radical mechanism। ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। क्या तुमको समझ में आया कि तुम कैसे डिसाइड करेगा कि रिएक्शन विल टेक्स प्लेस आइदर थ्रू कार्बोकेटायनिक फॉर्मेशन, मतलब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए तुमको रिएक्शन में क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है, चलो जरा बताओ फटाफट। पेरोक्साइड होना चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए, अल्ट्रावायलेंट रेज के प्रेजेंस में होना चाहिए, और फोटोन होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये और जो बोल रहे हैं ना आप, ये हिंदी वाला और नहीं है, ये इंग्लिश वाला और है, बात समझ गए? हिंदी वाले और में मतलब ये सब होना चाहिए, और इंग्लिश वाले और में कोई भी एक होगा तो काम हो जाएगा। बोलो सही है ना? हाँ सर। हाँ, तो याद रखना इसमें से कोई भी एक रहेगा तो भी मेरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगा। तो आज से आपको पता है कि सर ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगा। चलिए हम आपको एक ऐसा रिएक्शन लिखते हैं जो आप लोअर क्लास में कहीं पढ़े होंगे, अगर आपको ध्यान होगा तो आप याद करके बोल सकते हैं। क्या आपको याद है कि जब हम लोग मीथेन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन, तो बनता है इस केस में CH3Cl और साथ में बनता है HCl। तो देखो, इस रिएक्शन को देखते ही आज तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि दैट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन, दैट्स व्हाई इट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या समझ में आया? फ्री रेडिकल रिएक्शन।
एक हम दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप रिएक्ट करा दीजिए HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH2 बॉन्ड CH2, एक जगह H और एक जगह Br। क्या तुमको पता चला कि दिस रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही कोई तुमको रिएक्शन में बोलेगा नहीं कि देखो भाई ये रिएक्शन फ्री रेडिकल से चलेगा, आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल से चलेगा बाय नोइंग दिस पर्टिकुलर फ्री रेडिकल प्रमोटर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो आपका फ्री रेडिकल प्रमोटर रहा, ये रहा आपका HNu, इसको देख के डिसीजन लेंगे, ये रहा पेरोक्साइड, इसको देख के डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मेरा काम होना है। आई होप सो बेसिक आपका क्लियर है कि कैसे पता चलेगा कि मेरा फ्री रेडिकल चलेगा या फिर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। अब चलो देखते हैं, मान लो जैसे रिएक्शन पता चल गया है कि हाँ भाई चल फ्री रेडिकल से हो रहा है, तो फ्री रेडिकल बेसिकली फिर से अगर हम बोले तो 4 ही तरह का बनता है। ठीक है, एक होता है बेंजाइलिक, एक होता है एलाइलिक, एक होता है अल्काइल और एक होता है विनाइलिक। वही 4 चीज जो आप कार्बोकेटायन में पढ़े। CPM करके फ्री रेडिकल में नहीं होता, CPM करके फ्री रेडिकल में नहीं होता। ठीक है, तो चलो सबसे पहला चीज है हम लोगों के पास अल्काइल फ्री रेडिकल्स। अब यहाँ पे एक बात बोलना चाहेंगे, वैसे तो आपको दिख रहा होगा, आपको याद है C का डॉट एक एक्टिव कार्बन है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। डॉट मतलब एक्टिव कार्बन। एक्टिव, यस सर। अगर C का डॉट एक एक्टिव कार्बन है तो कैन बी यूज हाइपर कंजुगेशन? यस सर। हाँ सर, यूज तो कर सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ हाइपर कंजुगेशन का सहारा लेने वाले हैं। तो भाई चलो सबसे पहला हम लोग के पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, क्या इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ सर। अगला यस सर। देखो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हाँ। देखो Yes, 1 sir. डिग्री फ्री रेडिकल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगला मिथाइल फ्री रेडिकल है, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एज वी डिस्कस, जैसा हम लोग पहले से जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन अगर हमारे स्टेबिलिटी का बेसिक है तो लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन घट रहा है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर घटेगा, सो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी घटेगा। तो बताओ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री। 3 डिग्री। उससे कम स्टेबल कौन? 2 डिग्री। 2 डिग्री। उससे कम स्टेबल कौन? 1 डिग्री। 1 डिग्री। और सबसे कम स्टेबल कौन? 0। 0 वाला मतलब मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल सबसे कम स्टेबल। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया बात? हाँ सर। ठीक है, अभी देखिए अगला है हम लोगों के पास, तो अल्काइल वाला में बात हो गया कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल होगा। हम आपको है ना एक छोटा सा क्वेश्चन देख के इस चीज को और थोड़ा वेरीफाई करना चाहते हैं। वैसे क्वेश्चन नीचे बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड हम यहीं पे एक क्वेश्चन देना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको करा दें। मान लीजिए ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पे एक डॉट है, ये मेरे पास एक अगला मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पे डॉट है, ये मेरे पास एक अगला मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पे डॉट है, और ये मेरे पास अगला मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पे डॉट है। बताओ 1 2 3 4 में सबसे ज्यादा और सबसे कम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। सर 1 सबसे ज्यादा है। सर 1 सबसे हाँ स्टेबल है। सर, 1 सबसे ज्यादा है। ऑर्डर बताओ ऑर्डर। 4 सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बताओ। देखो ऑर्डर तुम कब बताओगे, जब तुमको अल्फा हाइड्रोजन का नंबर समझ में आ गया तब ना ऑर्डर बताओगे भाई। बताओ इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में स्पेसिस में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? कितना? बोलो जल्दी। 7 सर। अरे 3 डिग्री हम मानते हैं, 3 डिग्री तो है, उसी लिए तो तुम लोग आंसर दे दिया, लेकिन हमको अल्फा हाइड्रोजन का नंबर चाहिए। 7 7। वेरी गुड और वेरी गुड। 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगले केस में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? ये है तो 2 डिग्री। बताओ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 4। 3 अल्फा हाइड्रोजन।
पता है ये भी है 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन्स हाँ Yes, सर sir. 4 है। और ये है 1 डिग्री। ठीक है, Yes. केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ Yes, सर। sir. अगर आप अल्फा हाइड्रोजन का नंबर नहीं लिखिएगा तो आप 2 और 3 में कैसे डिसाइड कीजिएगा? दोनों तो 2 डिग्री आ गया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हाँ अभी सर। आपके स्टेबिलिटी में 1 सबसे ज्यादा है। अब 2 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? 3 ना? Yes. सबसे कम 2 और सबसे कम 1। आई होप सो आपको समझ में आया है। किसी को कोई डाउट है बोल दो। No, sir. नहीं सर डाउट नहीं है। तो क्या सबको अल्फा हाइड्रोजन काउंट हो रहा है? सबका अल्फा हाइड्रोजन ठीक ठीक काउंट हो रहा है? यस सर। हाँ सर। गलती नहीं कीजिएगा भाई, पढ़ा हुआ चीज गलती नहीं कीजिए। हाँ, क्योंकि आगे इतना बड़ा समुंदर है ना। हम लोग तो अभी उसके शोर पे, तट पे कुछ सीप चुन रहे हैं। बात समझे? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग को बहुत कुछ आता है। हम लोग तो इस पूरे ऑर्गेनिक के समुंदर के तट पे खड़े होके अभी कुछ सीप चुन रहे हैं, समझे? आप ये मत सोचिए कि आप ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा चीज पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा ये वैरायटी। अच्छा, आप सुबह से शाम तक, हम आपको इसका एक मीनिंग बताएं। आप सुबह से शाम तक अगर कभी समय मिलेगा ना तो 5 मिनट समय निकालना, केवल आंख बंद करके सोचना, सुबह से शाम तक जो आप जिंदगी में, जनरल लाइफ में यूज किए हैं, उसमें इनऑर्गेनिक कौन कौन है और ऑर्गेनिक कितना है। 90% चीज ऑर्गेनिक है। ठीक है, 90% ऑर्गेनिक है। आपके पेन कॉपी से लेके, हाँ, बहुत सारा चीज सब ऑर्गेनिक। अगर आपका पेन भी प्लास्टिक से बना है, पीवीसी से भी अगर यूज हो रहा है तो वो ऑर्गेनिक का ही पॉलीमर। बात समझो? ठीक है, तो ये सी चीज समझने का कोशिश करना। बेसिकली इनऑर्गेनिक जानते हो कहाँ आता है? मेडिसिन में। मेडिसिन में इनऑर्गेनिक कंटेंट रहता है, बट हम तो ये बोलेंगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों के पास डिस्कशन का हिस्सा है, वो है हम लोगों का बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन हो गया है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, डू यू अंडरस्टैंड दैट कि इस कार्बन के ऊपर एक डॉट है? यस सर। ठीक है, अब इस कार्बन के ऊपर जो डॉट है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बगल में उतरा है। हम फिर से बोलेंगे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। सो केयरफुली समझना, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। 2 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया और फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया है एटम के ऊपर। ये रेडिकल का मूवमेंट। क्या हम लोग रेडिकल में ये कर रखे थे? ऐसा किए थे। रेजोनेंस में इसको कर रखे हैं ना। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, उसमें रेजोनेंस की वजह से इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है। आप जब रेजोनेंस देखिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें इस तरह के डॉट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया गया है। आप लोग फिर से एक बार उसको फिर से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में रेजोनेंस होने की वजह से याद रखना कि उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। अब जरा सोचो सोचो और सोचो। अगला मेरे पास आ गया भाई एलाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या बोलता है? इसमें भी तो वही रेजोनेंस है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन बगल में उतरा, ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया वापस से एटम पे। तो मेरे पास ये एक नया स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो अगेन वी कैन से दैट कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस इट हैव हायर स्टेबिलिटी। इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है। एकदम हम ये कहेंगे कि फ्री रेडिकल उसी तरीके से बिहेव करता है जैसा कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बिहेव करता है। तो आपको जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो उसी के हिसाब से कॉपी पेस्ट करके ना चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग के पास आया विनाइलिक फ्री रेडिकल। क्या तुमको विनाइलिक कार्बन याद है? लास्ट डे का डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग विनाइलिक कहते हैं। बोलो सही है? Yes, यस सर। उसी के ऊपर डॉट मौजूद है, उसी के ऊपर डॉट मौजूद है। इसका मतलब विनाइलिक फ्री रेडिकल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ। फिर से वही बात, अरे भाई इलेक्ट्रॉन है और बगल में पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और बगल में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रेंथ तो होना ही है। इलेक्ट्रॉन है और बगल में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो हमेशा उस इलेक्ट्रॉन को धकेलते रहेगा। एक तरह का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन डेवलप होगा, स्ट्रेंथ डेवलप होगा ही।
इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ की वजह से विनाइलिक फ्री रेडिकल्स आर लीस्ट स्टेबल। विनाइलिक फ्री रेडिकल्स आर लीस्ट स्टेबल। अब जो आप देखने जा रहे हैं, अगर आपका पिछले दिन का चीज सब याद है तो ये आपके लिए खेल है, छोटा सा खेल है, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया कि ये मॉलिक्यूल कुछ नहीं लिखा, हम इसको और शॉर्टकट में लिखते हैं, PH3C का डॉट लिखा है, पता चला कि यही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। यस सर। सबको पता चला? ठीक है। अब देखना तुम लोग सबको ही देखना, इन दोनों में अगर हम बात करें, जैसे हम इसको A कह दिए हैं और इसको B कह दिए हैं, क्यों लिखा है कि B के अंदर मोर स्टेबल है, B मोर स्टेबल, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि वो है, मतलब बांध दिया है। लॉक्ड है। बिल्कुल सही बोला, रोटेशन लॉक्ड है इस केस में, लॉक्ड रोटेशन है, लॉक्ड है, रोटेशन लॉक्ड है, लॉक्ड रोटेशन है, रोटेशन नहीं हो सकता, घूम नहीं सकता, डांसिंग रेजोनेंस हो नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा रेजोनेंस हो करता है, प्लेनर है, प्लेनर है, बांध दिया गया है, प्लेनर है। सो मोर इफेक्टिव रेजोनेंस, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस है इसमें। क्या बोलता है, मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इसमें ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। अब चलो ऑर्डर पे काम कर लो, ऊपर ऑर्डर देखो। ये देखा ना कि 3 फिनाइल ग्रुप C डॉट, मतलब 3 फिनाइल में हमारा डॉट का डिलोकलाइजेशन, फिर हम लोग के पास 2 फिनाइल और CH डॉट, फिर है 1 फिनाइल और डॉट, उसके बाद है एलाइलिक, फिर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, और सबसे लास्ट में है विनाइलिक। आई होप सो आपको समझ में आया मेरा ऑर्डर। क्या समझ में आ रहा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर? हाँ सर। किसी को कोई डाउट, प्लीज रेज योर हैंड, कुछ पूछ लो, अगर डाउट है तो फटाफट पूछ लो, आगे क्वेश्चंस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं भाई नहीं, डाउट नहीं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए फिर आगे। तो अब देखिए हम लोगों के पास ये रखा गया है, आपके पास पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट है और ये डॉट हम लोगों को बता रहा है कि इट इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर यहाँ भी एक डॉट है, फिर यहाँ भी एक डॉट है, और फिर यहाँ भी एक डॉट है, और आप समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालना है। तो अभी आप देखिए, आप देखेंगे कुछ नया क्वेश्चन और उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे आप। चलिए बनाइए इसको थोड़ा, इसमें आप बताइएगा कि कौन किसका ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करो, 1 2 3 4 स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करो। चलो जी, आ गया तुम लोगों का आंसर? यस सर। बोलो बोलो बोलो, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 1 3 2 4। अच्छा 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है सर लीस्ट स्टेबल है। 4 वाला स्टेबल है सर। देखिए भाई, आपको बात को समझना चाहिए, बात को समझना चाहिए। 1 में क्या है, तो ये विनाइलिक है, जहाँ डबल बॉन्ड है वही डॉट है, तो विनाइलिक है। क्या है, केवल 2 एलाइलिक है, एलाइलिक के साथ आप डिग्री भी मेंशन कर ले, 2 डिग्री है और साथ में एलाइलिक। 3 क्या है, एलाइलिक है, कंजुगेशन भी है। कंजुगेशन क्यों बोला गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक और भी है जो उसके पीछे पीछे फॉलो करेगा, कंजुगेशन है थोड़ा दूर तक, समझ में आया? यस। और 2 डिग्री भी है, और ये क्या है, तो ये केवल 1 डिग्री है। तो क्या तुम नहीं समझ पाया कि विनाइलिक सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा, ये विनाइलिक है भाई, ये 1 डिग्री है। ये एलाइलिक तो है विदाउट कंजुगेशन वाला है, ये केवल सिंगल बॉन्ड वाला एलाइलिक है, और ये एलाइलिक के साथ साथ कंजुगेशन का भी है, एलाइलिक के साथ साथ ये कंजुगेशन का भी है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, अगला 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 क्या बोलता है, नाम बोलो, ऑर्डर आंसर उनसे नीचे दिखाई दे रहा है, हमको ये बोलो क्या ये 2 डिग्री प्लस एलाइलिक है? यस सर। ठीक है, ये 2 डिग्री प्लस एलाइलिक और प्लस कंजुगेशन है। यस सर। ठीक है, ये 2 डिग्री प्लस एलाइलिक प्लस कंजुगेशन, तुम देखो बहुत दूर तक कंजुगेशन है इसमें, कंजुगेशन प्लस कंजुगेशन प्लस कंजुगेशन, क्या बोलता है, हम दिखा रहे हैं ना कंजुगेशन,
ये यहाँ से यहाँ, 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 क्या समझे? यस सर। तो क्या बोलता है, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा कंजुगेशन है, सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। बोलो सही है ना? अरे बोलो बोलो, Yes, sir. समझे? नहीं सुने? बोले सर। यस सर। यस सर। बाकी सब पता नहीं कहाँ चल गया, थक उक गया क्या तुम लोग? अरे आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ। सर। Yes, sir. अरे भाई थको मत, ध्यान रखो थोड़ा, अपना भी मेरा भी, अभी इसके बाद भी मेरा एगो बैच है, ठीक है? अब देखो भाई, अगला हम लोग थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट में इंटर कर रहे हैं, नाम है कार्बन आयन। कार्बन प्लस एनायन, कार्बन प्लस एनायन। अच्छा जरा सोचो कि अगर मेरे पास फिर से हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का है वो हमारे ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा हो जाए, ठीक है? तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही स्पीसीज के साथ जाएगा, या तो कार्बन के साथ जाएगा नहीं तो ग्रुप के साथ जाएगा। कार्बोकेटायन जहां बना था वहां कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ग्रुप था कि कार्बन था? Group था। ग्रुप था, वेरी गुड। तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था, कार्बन पे प्लस आ गया था। फिर हम लोग पढ़े होमोलिटिक, वहां दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लगभग सेम माना गया था, या कोई प्रमोटर था जो दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों के बीच ट्रांसफर कर दिया। दो केस हो गया। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन सी के साथ चला जाए, यही ना तीन केस हो सकता है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम लोग ये तीन केस रखते हैं, तीसरा केस लेके चलते हैं, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा कार्बन ले लिया, तो मेरे पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो गया, और अब कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो रहा ही, और साथ में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया उस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 काउंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा काउंट होगा, बोल दो फटाक से? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन काउंट होगा। और जैसे ही ये sp3 आया तो क्या इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उस वजह से जब इसका फॉर्मल चार्ज लीजिएगा ना तो ये C के ऊपर निगेटिव आएगा, C के ऊपर निगेटिव। सो यू कैन से दैट कि ये निगेटिव चार्ज है। 3 का 3 स्पेसेस, तीनों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन उसके पास होता है +1, कार्बन फ्री रेडिकल उसके पास होता है 0, वो न्यूट्रल होता है। कार्बन आयन उसके पास होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग उसी स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो अप करने जा रहे हैं जो अलग अलग केस में 2 बार पढ़ चुके हैं। एक बार और हम लोग को स्टेबिलिटी डिसाइड करना है इस बार एनायन का एनायन का, ठीक है? एक लाइन समझिएगा, कोई भी आयन, हम केटायन और एनायन का एक लॉजिकल आंसर आपके सामने रख रहे हैं, आप कहीं भी लगा लीजिएगा, सही होगा। कोई भी आयन ज्यादा स्टेबल तब होता है जब उसका चार्ज का जो डेंसिटी है, चाहे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बोलो या नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी है, वो अगर घट जाए तो वैसे केस में उस आयन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है? कार्बोकेटायन में C पे प्लस था, तो या तो प्लस को कम करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। अगर कोई प्लस है, मान लो ये प्लस है और हम इलेक्ट्रॉन दें तो इसका प्लस कम होगा, और प्लस कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। या फिर इसका जो प्लस है वो डिलोकलाइज्ड होगा तो पूरा बिखर जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ जाएगा। घट जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। वही बेसिक लॉजिक कार्बन आयन में भी काम आता है। कार्बन आयन मतलब C पे माइनस, अगर कार्बन आयन है C पे माइनस है, तो आप अगर इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के पीछे काम करना चाहते हैं तो किसी तरीके से C का जो निगेटिव है उसको कम करने का सोचिए।
केटायन में C का प्लस कम करने का सोचिए, एनायन में C का माइनस कम करने का सोचिए। अगर माइनस को आप कम कर देंगे तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्या मेरा फंडामेंटल थ्योरी तुमको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो चलो भाई उसी पे काम करते हैं। सबसे पहला चीज जो अल्काइल कार्बन आयन में आप देखेंगे वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, क्यों नहीं इस केस में हम लगा दे हाइपर कंजुगेशन? क्योंकि C का जो माइनस है वो एक्टिव कार्बन में काउंट नहीं होता है। C नेगेटिव इज नॉट एक्टिव कार्बन, so we cannot use हाइपर कंजुगेशन। आप थोड़ा सा सब कुछ सुनिए। आप जब कार्बोकेटायन पढ़े तो भी अल्काइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड किए। आप जब कार्बन का फ्री रेडिकल पढ़े तो भी आप अल्काइल कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड किए। क्यों? क्योंकि उन दोनों केस में एक्टिव कार्बन था तो हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। लेकिन कार्बन आयन में जब अल्काइल कार्बन आयन है तो आप हाइपर कंजुगेशन का यूज नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? कारण ये है कि C का जो माइनस है वो एक्टिव कार्बन में काउंट नहीं होता। आपको याद है एक्टिव कार्बन में कौन कौन काउंट होता है? यस सर C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C पे प्लस और C पे डॉट। वेरी गुड। C का डबल बॉन्ड, C का ट्रिपल बॉन्ड, C के ऊपर प्लस और C के ऊपर डॉट, तो उसमें माइनस तो है नहीं, तो माइनस वाला में आपको यूज करना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ हाइपर कंजुगेशन लेके आंसर ना दें। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक है, तो अब देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कार्बन की तरफ पुश कर दे, प्लस आई इफेक्ट शो करे, तो C का माइनस बढ़ जाएगा और C का माइनस जैसे ही बढ़ेगा स्टेबिलिटी घट जाएगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो जो माइनस आई इफेक्ट शो करे, माइनस आई इफेक्ट शो करे, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन का माइनस G ग्रुप अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन का माइनस घटेगा, और अगर कार्बन का माइनस घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब आपके पास है ये काम करने का एक जगह। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है? पुश करेगा। क्या करता है? पुश करता है कि विड्रॉ करता है? पुश करेगा सर सर। पुश करता है सर। ठीक है, पुश करता है, पुश करता है और पुश करता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। अगर ये 3 पुश कर रहा है तो निगेटिव बढ़ेगा, इसलिए 3 डिग्री एनायन का स्टेबिलिटी लीस्ट स्टेबिलिटी में काउंट होगा। बोलो सही है? चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। यहाँ पे ऐसा 2 है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। यहाँ पे 1 डिग्री है, ये वही मिथाइल ग्रुप पुश करेगा, और यहाँ कोई भी नहीं है जो मिथाइल को इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो याद रखना इस बार मैक्सिमम स्टेबिलिटी में मिथाइल कार्बन आयन मैक्सिमम स्टेबल होगा। उल्टा आ गया आंसर, समझ में आया सबको? यस हाँ सर। सर। उल्टा आ गया है आंसर। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ प्लस आई इफेक्ट घटेगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन आयन पे घटेगा, और अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी घटेगा तो याद रखना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब जरा बताना, मेरे पास CD3 का 3 ग्रुप है और मेरे पास CH3 का 3 ग्रुप है, कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा? डी। सर डी वाला। हाँ, मोर प्लस आई। तो मोर प्लस आई होने के कारण लेस स्टेबल। ठीक है, अब यहां देख लो CH3 है, C पे माइनस, और CD3 है, अगेन मोर प्लस आई। बोलो सही है ना? यस सर। हाँ सर। इसलिए लेस स्टेबल। ठीक है, तो बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसके अलावा
बताओ तो 3 कॉमन नेम जो और बनता है, एक बेंजाइलिक होता है, एक एलाइलिक होता है और एक कौन होता है, विनाइलिक। याद आया? हाँ सर। हाँ उन तीनों में वही ऑर्डर चलेगा जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे। जो अभी तक आप कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में पढ़े हैं, वही ऑर्डर आपके पास कार्बन आयन के केस में भी काम करेगा, क्योंकि उनका बेसिक रेजोनेंस है। और रेजोनेंस जो है वो ऑब्वियसली कार्बन आयन में भी वैसे ही होगा, बेंजाइल कार्बन आयन में, जैसे कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन और बेंजाइल फ्री रेडिकल में हो रहा था। जरा गौर करें, बेंजाइलिक कार्बन आयन, सबसे पहले यहाँ जो निगेटिव चार्ज था बेंजाइलिक कार्बन पे, वो बगल में उतरा, ये रिपेल होके चला गया एटम पे, फिर अगले बार में ये रिपेल होके चला जाएगा एटम पे, फिर अगले बार में ये रिपेल होके चला जाएगा एटम पे, ऐसे 5 स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि ठीक है सर 5 स्ट्रक्चर तो बन गया, तो क्या हम लोग ये मान ले कि हमारे ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पे जाके निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गया? बोलो सही है? क्या आवाज आ रही है? एक बार फिर से बोलिए ना, कॉल आ गया। हम बोले क्या कि जो हमारे पास वहां पे निगेटिव है, वो निगेटिव जो है वो पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब ये निगेटिव पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कैन बी से दैट कि निगेटिव चार्ज का डेंसिटी रिंग में फैल गया, रेजोनेंस हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। यस सर। हाँ सर। तो बेंजाइलिक कार्बन आयन में आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसका बढ़ जाता है, ऑर्थो और पारा पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। चलो बढ़िया, ठीक है। अभी जरा गौर करना अब अगर हमारे बेंजीन रिंग के साथ कोई एक ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, बेंजीन रिंग के साथ कोई एक ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सी का माइनस घटेगा, बोलो सही है? हाँ सर। तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। अगर सी का माइनस घट जाएगा तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मौजूद हो, तो क्या वो सी के माइनस को बढ़ाएगा? और सी का माइनस बढ़ेगा, सी का माइनस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? सी का माइनस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। क्या आपको याद है कार्बोकेटायन में ये उल्टा हुआ था? हाँ सर, उल्टा यस था। सर। तो कार्बन आयन में आप याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप्स मौजूद है तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और अगर हमारे पास कार्बोकेटायन रहता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन रहता है, तो वहां अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो स्टेबिलिटी को घटा देता है, बता मतलब उल्टा, देता है। ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहाँ पे अब हम आपके सामने थोड़ा सा डीप डिस्कशन में जा रहे हैं। याद रखना ये चीज हम आपको आगे पढ़ा चुके थे कि बिकॉज आप देख चुके हैं कि कार्बन आयन में सी का जो माइनस था वो ऑर्थो और पारा पे निगेटिव डेवलप करता है। तो अगर कोई ग्रुप कहाँ मौजूद है भाई, तो ऑर्थो और पारा पे, तो याद रखना मेसोमेरिक इफेक्ट से आंसर दो। किससे आंसर देगा? मेसोमेरिक इफेक्ट से। मेसोमेरिक इफेक्ट से। लेकिन अगर कोई ग्रुप मेटा पे मौजूद होगा तो किससे आप अपना आंसर देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से अपना आंसर देंगे। क्या हाइपर कंजुगेशन भी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, ठीक है ना, नहीं लगा सकते। या फिर अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं आया है तो हाइपर कंजुगेशन सम केस में लगा सकते हैं। हम फिर से बोल रहे, ध्यान दें, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे हम लोग केवल इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे, लेकिन ऑर्थो और पारा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन यूज कर लेंगे। बोलो समझ में आया? हाँ। यस सर। हाइपर कंजुगेशन यूज नहीं करना, हम यही बोल रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन यूज करने के लिए C+ या C डॉट होना चाहिए, माइनस नहीं।
इज दिस क्लियर? तो हाइपर कंजुगेशन आप यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट कब? जब ऑर्थो और पारा पे होगा, और अगर मेटा पे रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट से आप अपना आंसर देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं भाई, सब चीज तो एग्जाम्पल से क्लियर होता है, क्यों परेशान है। ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए, ये मेरे पास सी पे माइनस है और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। ओके, फिर यहाँ देखो कुछ नहीं है, फिर यहाँ देखो सी पे माइनस है और ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 ग्रुप है। 4 नंबर, यहाँ पे देखो हम लोगों का माइनस है और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। फिर यहाँ मेटा पोजीशन पे OCH3 ग्रुप है। फिर यहाँ देखो हम लोगों के पास ऑर्थो, सॉरी ये तो हम लोग कर रखे हैं ना, अच्छा CCl2 है, CCl2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, CCl2 है। ठीक है, CH2 नहीं है, CCl2 है, वहां CCl2 है, ध्यान रखें। चलो भाई एक एक करके देखते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है, तो हम लोग इसका -m इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर -m इफेक्ट। यस सर। हाँ सर। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे OCH3 मौजूद है, आपको याद है वो +m इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन यस सर, डोनेटिंग नेचर। डोनेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया मेटा पोजीशन पे, तो -i इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ही, लेकिन -i का होगा। अब यहाँ पे देखो OCH3, आपको याद आया OCH3 अगर मेटा पे रहता है तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। और इस केस में नाइट्रो का -m अपनी जगह पे है, लेकिन जरा गौर करो, जब हमारे इस C के साथ 2 Cl अटैच्ड है और C पे माइनस है, तो क्या हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं कि इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल होने की वजह से एक इसमें रिवर्स रेजोनेंस भी होता है? अरे नहीं याद है कि रेजोनेंस में हम लोग पढ़े थे कि अगर बगल वाला ऑर्बिटल के पास खाली d ऑर्बिटल होगा तो वो है ना उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, क्यों? क्योंकि खाली d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आके एक रेजोनेंस का एक एक्स्ट्रा हाँ क्लास हाँ हाँ स्टार्ट सर। करता है। हाँ सर। हाँ रेजोनेंस सर। याद कीजिए, रेजोनेंस, रेजोनेंस में आप पढ़े थे कि अगर किसी एटम के बगल वाले कार्बन के ऊपर ऐसा एटम मौजूद है जिसके पास खाली d ऑर्बिटल है, तो वहां भी एक रिवर्स रेजोनेंस होता है। हाँ सर। अनएक्सपेक्टेड आंसर सब है ये। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? नाइट्रो वाला जो इफेक्ट 1 में है वो तो 6 में भी है। देखो 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 समझो, नाइट्रो वाला जो इफेक्ट 1 में है वो तो 6 में भी है, लेकिन 6 में Cl का जो एक्स्ट्रा है कि उसके पास खाली d ऑर्बिटल है, उसके पास खाली d ऑर्बिटल है, उस खाली d ऑर्बिटल से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहला स्थान आया। बोलो पहला स्थान ये क्यों गेन कर लिया? नाइट्रो की वजह से कि क्लोरीन के खाली d ऑर्बिटल की वजह से? क्लोरीन के खाली d ऑर्बिटल क्लोरीन से। के खाली d ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि नाइट्रो दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन था। जैसे एक बात बोलो, किसी का फिजिक्स अच्छा है, दूसरे स्टूडेंट का भी फिजिक्स अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा है, दूसरे स्टूडेंट का भी मैथ्स अच्छा है, लेकिन एक का केमिस्ट्री भी अच्छा है और एक का केमिस्ट्री थोड़ा डमाडोल है, तो ऑब्वियसली जिसका तीनों सब्जेक्ट अच्छा है वही आगे बढ़ेगा। सही है ना? हाँ सर। वही चीज है, नाइट्रो नाइट्रो दोनों में बराबर है भाई, तो Cl वाला जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो 6 को सबसे ज्यादा स्टेबल बना दिया। अब उस 6 के बाद 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 6 और 1 में लड़ाई था, 6 जीत गया, 1 उससे थोड़ा हारा, लेकिन फिर भी बाकी सबसे जीत रहा है। अब हमारे पास 4 और 5 है, 4 में भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नाइट्रो है, 5 में भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नाइट्रो है। बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, नाइट्रो या OCH3? सर नाइट्रो नाइट्रो। सर। नाइट्रो मोर -i, इसलिए 4 नंबर ज्यादा स्टेबल है, उससे कम है 5। अब जिसमें कोई नहीं मौजूद था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, जैसे देने वाला 3rd में मौजूद है, तो 2 का स्टेबिलिटी आया और सबसे कम हो गया जहां इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, कहने का मतलब 3 वाले में इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, ये ग्रुप +m शो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो एनायन का स्टेबिलिटी घटा दिया। बोलो सही है? हाँ सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सर।
बढ़िया। चलिए थोड़ा और टिपिकल केस में चलते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ये है 1 नंबर का मॉलिक्यूल, ये है 2 नंबर का मॉलिक्यूल, ये है 3 नंबर का मॉलिक्यूल, और आपके पास एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आपको क्या करना है, इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को है ना थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। यू हैव 2 मिनट्स, आपको 2 मिनट देते। सर ये लास्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव प्रेजेंट है ना? लास्ट वाले कार्बन के ऊपर क्या बोले? नेगेटिव। होगा, नेगेटिव ही होगा। हाँ सब पे नेगेटिव, सब पे नेगेटिव है। यहाँ भी एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, सब पे माइनस। ठीक है, चलिए बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है? आप देखिए, सबसे पहले इसमें आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर होगा। हाँ रेजोनेंस होगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नो रेजोनेंस। इसमें तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं। अरे यार इस कार्बन पे नहीं देख रहा है, कैसे देख रहा है? ये बेंजाइलिक थोड़ी ना है, ये तो दूसरे दूर चल गया। अगर इस पे मौजूद Yes, रहता yes. निगेटिव तब ना रेजोनेंस होता। यस सर यस। ठीक है, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। पता है ये सिंपल 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बेंजीन दिखा के थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया, क्योंकि एग्जामिनेशन करता है इसलिए हम भी करते हैं। ठीक है, बेंजीन देख के खाली आंख मूंद के नहीं बोल देना है कि हाँ इसमें बेंजाइलिक है, ये है वो है। वहां रेजोनेंस वहां कुछ है ही नहीं, वो सिंपल 1 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो, यहाँ देखो, बेंजीन रिंग के बगल में C- है, एकदम सही है। तो यहाँ भी इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी ये रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस इधर भी होगा, और ये रेजोनेंस इधर भी होगा। बढ़िया है। तो सर वैसे तो यहाँ भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, यहाँ भी तीनों में होगा। अब आपको बाकी सब फैक्टर्स पे थोड़ा सोचना पड़ता है। तो 3 रेजोनेंस 2 में भी है और 3 में भी है। अब जरा देखो, 2 में जो OCH3 है वो पारा पोजीशन पे मौजूद है इस कार्बन के रिस्पेक्ट में। अगर पारा पोजीशन पे है तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है। और यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है जो पारा पोजीशन पे मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और आप बोल सकते हैं बिल्कुल कि सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चलिए बढ़िया है। लेकिन अब जब हम नीचे गए तो मेरा जो OCH3 है वो ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद है, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या बोलता है, सही है? हाँ यस सर। सर। उसी तरह यहाँ पे ये पारा पे मौजूद है, और फिर से ये +M ही शो करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा, और इस बार भी ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बोलो समझ में आया? हाँ यस सर। सर यस तो सर। बोलो बोलो बोलो, 2 और 3 में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है CK- की तरफ? सर 3। 3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी 2 का स्टेबिलिटी 3 से कम होगा। 2 का स्टेबिलिटी 2 का सॉरी 3 का स्टेबिलिटी 2 से कम होगा। बात समझे? यस सर। अब 3 और 2 में क्या था कि फिनाइल का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है, तो उसको आप 1 से कंपैरिजन मत कीजिएगा। 1 तो लिस्ट होगा क्योंकि वो सिंपल 1 डिग्री है, तो लिस्ट स्टेबल है। हम लोग का मेन खेल था 2 और 3 में डिसाइड करना। क्या सबको पता चला कि 2 स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से हो गया? 2 स्ट्रॉन्ग सर -M। सर -M की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया। नाइट्रो ग्रुप -M इफेक्ट, नाइट्रो ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और वही है ना स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। सही जा रहे? हाँ सर। यस। ठीक है, तो आपको हर पहलू पे ध्यान रखना है। एक भी चीज मिस हुआ गलती हो जाएगा, एक भी चीज मिस हुआ गलती हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, आपके पास CCl3 है। याद रखना कि ये निगेटिव चार्ज ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पे आता है। याद आया आपको कि ये निगेटिव चार्ज ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पे आता है? सही है। यहाँ पे CCl3 है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ भी CCl3 है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, -I इफेक्ट। और यहाँ CF3 है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जाएगा, -I इफेक्ट।
तो तीनों में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, और वो भी इंडक्टिव इफेक्ट से, कोई और इफेक्ट नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या आपको याद है कि इंडक्टिव इफेक्ट? क्लोरीन ज्यादा खींचता है। नहीं नहीं, हाँ। फ्लोरीन तो ज्यादा खींचता, अच्छा है, लेकिन ये भी तो याद होना चाहिए ना कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यस सर, मतलब दो के बाद नेगेटिव नेग्लेक्ट हो चार्ज जाता के जितना नजदीक रहिएगा इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। क्या याद आ रहा है? है। यस सर। नेगेटिव चार्ज के जितना नजदीक रहिएगा इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। सब माइनस आइए। अब देखो यहाँ पे कोई हमसे लड़ाई कर सकता है, हमसे क्या करेगा, केमिस्ट्री का लैंग्वेज है। अब देखो सर 2 और 3 में ग्रुप्स दूर है निगेटिव से, 2 और 3 का जो ग्रुप्स है वो थोड़ा दूर दूर है कंपैरिजन टू 1, लेकिन सर 3 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी है। CF3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बोला जाए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, करेक्ट। तो हम आपको एक ही सजेशन देंगे कि जब आप इंडक्टिव इफेक्ट का बात करते हैं ना, तो याद रखिए कि अगर डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिएगा तो स्ट्रेंथ ग्रुप का कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा ना तो जो ग्रुप का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। इस वजह से आप ऐसा सोचो कि -I इफेक्ट मैक्सिमम यहाँ होगा, और इन दोनों में जब बात पोजीशन पे बराबर हो जाए, दोनों में देखो पोजीशन सेम है, तो अब आपको सोचना चाहिए कि CCl3 और CF3 में ज्यादा खींचता है, CCl3 कम खींचता है, तो ये लीस्ट है, ठीक है। इसलिए देखो स्टेबिलिटी में 1 सबसे ज्यादा और 2 सबसे कम है, और फ्लोरीन वाला ऑर्डर बीच में है। क्या मेरी बात समझ में आई? सर वो जो आप यस सर। डिस्टेंस वाला लाइन बोले ना सर, वो एक बार लिख दीजिए ना। हाँ हम बोल देते हैं, लिखने का क्या जरूरत है, लेकिन हम फिर से आपको बता देते हैं। याद रखिएगा हमेशा, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है ना। इफ डिस्टेंस increases, effect decreases sharply, तेजी से घट जाता है। इफेक्ट का जो वैल्यू है वो बहुत तेजी से घट जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 1 में CCl3 माइनस के ज्यादा क्लोज था, वो ज्यादा स्टेबल हो गया, जबकि उससे स्ट्रॉन्ग है CF3 लेकिन वो थोड़ा दूर है, इस वजह से उसका इफेक्ट कम पड़ गया। क्या समझ में आया? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आप बोल रहे हैं थोड़ा क्लास में, हम आपको 10 मिनट में कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज था जी, चलिए इसको फटाफट हम लोग खत्म कर लें। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया जाए फाइनल। क्या हम लोग डिसाइड कर पाए हैं कि बेंजाइलिक कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल था? यस सर। कारण बताओ क्या था ऐसा कि बेंजाइलिक कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया था? बोलो फटाफट। अरे यार गजब हाल कर रहा है। रेजोनेंस था इसमें, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल था। एलाइलिक का भी ज्यादा स्टेबल होने के पीछे का कारण रेजोनेंस था। फिर मिथाइल में सबसे कम +I इफेक्ट था, याद आया? बाकी सब में देखो +I बढ़ते जा रहा था, इलेक्ट्रॉन देने वाला अल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहा था, इसलिए मिथाइल सबसे ज्यादा था, उससे कम था 1 डिग्री, उससे कम था 2 डिग्री, और सबसे कम था 3 डिग्री, और सबसे कम था विनाइलिक ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेन। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेन होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी सबसे कम था। क्या तुमको समझ में आया सब कुछ? यस। अच्छा का पूरा जो अभी तक आप 3 सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन का रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े हैं,
बताइए कहाँ एक ऐसा जगह है जहां ऑर्डर थोड़ा उल्टा है, बाकी तीनों जगह सेम ऑर्डर था। अरे यार ये मिथाइल वाला, मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया है कार्बन आयन में, जबकि वो कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन में सबसे कम स्टेबल था। यही वो जगह है एक्सेप्शन का कार्बन आयन में, बाकी सब चीज सेम है, बाकी सब चीज सेम है। बोलो समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, आज हम लोग है ना यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कारण है कि ये बहुत ज्यादा सारा चीज है ना एक साथ है ना आपका कवर होते जा रहा है, तो आपको इसको मेंटेन भी अच्छे से करना चाहिए। आप अगर है ना ये सोच रहे हैं कि आप कल और परसों है ना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे